This call is now being recorded. So we have completed algae. हमने रेड algae तक किया था. लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए थे आपको, जो भी पीडीएफ फाइल मिली होगी उसमें आप देख सकते हैं. एक तो हमारा डिस्कशन ये था कि ग्रीन एल्गी या रेड एल्गी में से एडवांस कौन होगा और क्यों होगा. रीजन ये भी है, रेड एल्गी वैसे तो क्लासिफिकेशन में बाद में आता है. हम जिस सीक्वेंस में पढ़ते हैं उसमें ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी लाइक दिस दिया हुआ है, और हम मान लेते हैं कि चैप्टर को प्रिमिटिव से एडवांसमेंट की तरफ लिखा गया तो रेड एल्गी एडवांस होंगी और ग्रीन एल्गी प्रिमिटिव. बट फिर भी ग्रीन एल्गी को एडवांस माना जाता है एंड रेड एल्गी को एंशिएंट एल्गी कहते हैं. तो उसके रीजन दिए गए हैं जो एक्सेप्टेड रीजन है एज पर 11th या 12th एनसीईआरटी. उसमें एक ये कि अभी हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, तो ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होंगे. मतलब जो भी गैमीट को बनाने वाले मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, दे आर मल्टी सेलुलर और जैकेटेड, उनके ऊपर कवरिंग होगी. और ये एक एडवांस फीचर कंसिडर किया गया कि रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे गैमीट्स बनने वाले हैं उन स्ट्रक्चर्स को सिक्योर किया जाए, तो उसके लिए उन्हें जैकेटेड बनाया गया और मल्टी सेलुलरिटी का फीचर आया. अब क्योंकि ये चीज ग्रीन एल्गी में रिपोर्ट की गई, ग्रीन एल्गी के मेंबर है कारा, और कारा का डायग्राम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है उसमें बना हुआ है. तो वहाँ इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो ग्रीन एल्गी या इन जनरल एल्गी आप लोगे तो सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं, बट कारा और कारा के जो क्लोज में मेंबर है उन सब में भी ऐसा है कि सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड. तो ये मेंशन है यहाँ पे कि सेक्स ऑर्गन क्योंकि मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है, इसीलिए ग्रीन एल्गी को हायर प्लांट्स का एंसेस्टर माना गया. मतलब ये मोस्ट एडवांस हो गए, हालांकि मोस्ट ऑफ द एल्गी में सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल के होते हैं. रेड एल्गी को हम प्रिमिटिव क्यों मानते हैं वो मैंने आपको बताया था कि रेड एल्गी के अंदर जो पिगमेंट है वो आर फाइकोएरिथ्रिन है, और ये वो पिगमेंट है जो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेल में अपीयर हुआ था, जो हमने किंगडम मोनेरा में पढ़ा. तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन ये प्रिमिटिव हो गया, एंशिएंट एल्गी हो गई. तो जो क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं उनके हिसाब से ग्रीन एल्गी एडवांस एंड रेड एल्गी प्रिमिटिव. और एक ये लाइन भी एनसीईआरटी में है, हो सकता है कल को यही क्वेश्चन आ जाए कि टोटल CO2 का फिक्सेशन जो अर्थ पे हो रहा है, तो जैसा कि एनसीईआरटी में कि एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल, ये केवल फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एल्गी कंप्लीट कर लेती है. अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि एल्गी कंप्लीट कर लेती हैं, तो ये एल्गी कौन सी है ये नहीं कह सकते आप. ये टोटल ग्रुप एल्गी के बारे में लिखा गया है कि 50% ऑफ द फोटोसिंथेसिस विच इज कैरीड आउट ऑन अर्थ वो कंप्लीट हो जाती है बाय यूजिंग एल्गी. ये तीन चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा मैंने मेंशन कर दी थी. नेक्स्ट ग्रुप हमें जो पढ़ना है वो है ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट को अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहलाते हैं, क्योंकि एल्गी एक्वेटिक है, आपने पढ़ा प्रीमियरली एक्वेटिक. और एक्वेटिक के साथ साथ ये भी कि अगर हम एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बीच में कोई ग्रुप कंसिडर करते हैं तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बीच में जो ग्रुप आता है वो ग्रुप है लाइकेन का. हालांकि लाइकेन को आप पढ़ते ही हैं कि लाइकेन एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है. तो कंपोजिट ऑर्गेनिज्म या डुअल ऑर्गेनिज्म बोला था, क्योंकि एक लाइकेन एक एसोसिएशन है जिसमें एल्गी एक अलग ऑर्गेनिज्म है एंड उसमें जो फंगी इन्वॉल्व है वो अलग ऑर्गेनिज्म. तो हम दो ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो अगर हम वो ग्रुप हटा दें, एसोसिएशन हटा दें, देन उसके बाद अगर देखेंगे तो ब्रायोफाइट्स आप कह सकते हैं प्रोबेबली पॉइनियर है जो लैंड प्लांट्स के हैं. लैंड प्लांट मीन्स टेरेस्ट्रियल प्लांट के. तो ब्रायोफाइट्स हम कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल ओरिजिन आ जाएगा. अब जैसे कोई अगर ये कहता है कि रेड एल्गी एडवांस है, तो उसमें एक रीजन ये भी है कि रेड एल्गी अगर एडवांस है तो उसका रीजन ये है कि ब्रायोफाइट्स का जो स्ट्रक्चर है वो रेड एल्गी से क्लोज रिजेंबल करता है. रेड एल्गी में भी आपने पढ़ा था कि डुअल टाइप की हैबिटेट है, प्रोस्टेट के साथ साथ इरेक्ट भी है, जैसे मैंने आपको लिखाया था फ्रिशियला, एक एल्गा था जो टेरेस्ट्रियल एल्गा के एग्जाम्पल में लिखा, तो उसी से प्रोबेबली ब्रायोफाइट्स बने होंगे.
हालांकि रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ग्रीन एल्गी को मोस्ट एडवांस कंसिडर किया। सो हम स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा। तो हाँ बेटा बोलो। तो पेपर में क्वेश्चन था कि हम लोग एलगी को तीनों एलगी को किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करें। तो उसमें जो पिगमेंट भी था, सेलुलोज वो सेल वॉल की मतलब कैसा होता है उसका, मतलब उसमें क्या क्या होता है, और वो भी था कि उसमें फूड कैसे स्टोर होता है। तो सर ये सब में तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, तो आंसर क्या लिख करते हैं? नहीं, अगर अगर ये सारे क्राइटेरिया के साथ मान लीजिए ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है तो क्लासिफिकेशन में जैसे हमने सर कहा, नहीं दिया था, हाँ अगर नहीं वो दिया नहीं था। दिया है तो उसमें इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द पिगमेंट। बिकॉज हम एल्गी को कलर के बेस पे अलग करते हैं, रेड ग्रीन ब्राउन, और जो आप नहीं पढ़ते उसमें जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, या गोल्डन ब्राउन था, गोल्डन येलो था, है ना। इसी तरीके से येलो ग्रीन एल्गी भी होती है, तो हम अलग अलग एल्गी को उनकी कलर के हिसाब से डिस्टिंग्विश करते हैं। अब जैसे हम अगर सेल वॉल लेते हैं मान लीजिए, तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल तो कॉमन हो गया, सेल्यूलोज तो कॉमन है बिकॉज वो प्राइमरी सेल वॉल है। सेल्यूलोज के अलावा जो भी है वो डिपोजिशन है, लाइक किसी में मान लीजिए काराजिनीन है, किसी में अगर अगर है, किसी में एलिजिन एसिड है, या किसी में कोई और कंपाउंड भी होंगे, लेकिन सेल्यूलोज तो सभी में है। इसी तरीके से अगर हम पिगमेंट की बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए सब में है, लेकिन जो मेन पिगमेंट है जो एल्गी को एक अलग कलर दे रहा है वो सबका अलग अलग है। तो इन सब में जो सबसे प्राइम क्राइटेरिया था, मतलब जो बहुत सारे एल्गोलॉजिस्ट ने चूज किया, वो था प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो कलर सबसे इंपॉर्टेंट है, या तो कलर ऑप्शन होगा क्योंकि ऑल ऑफ दीज नहीं है इसलिए, और नहीं तो अगर कलर नहीं है और फिर आपसे कहा जाए कि आप कौन सा, तो फिर सारे जर्नलाइज्ड हैं। फिर तो रिजर्व फूड मटेरियल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोटाइल स्टेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेल वॉल का डिफरेंशिएशन, फिर सारे एक ही कैटेगरी है, फिर वो तो ऑल ऑफ दीज में जाएगा। ऐसे सर साइनोफाइसी में क्लोरोफिल होगा ना? साइनोफाइसी में हाँ क्लोरोफिल ए है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर है, लेकिन उसमें जो फाइकोएरिथ्रिन है, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, जो उनको ब्लू ग्रीन कलर देते, तो बिकॉज ऑफ दैट हमने उनको निकनेम में ब्लू ग्रीन एल्गी बोला ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा आएगा ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा को आप निकनेम में लिखेंगे तो अलग अलग नाम से जान सकते हैं, है ना। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम तो कॉमन है ही। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा में क्या क्या चीजें आ रही हैं? ब्रायोफाइटा में आप एक वर्ड जो यूज करते हैं वो तो ये कि ये एम्फीबियंस हैं, ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन के हिसाब से, क्योंकि एम्फीबियन इसलिए बोला, अब जैसे एम्फीबिया का वर्ड, जो एम्फीबिया वर्ड का मीनिंग जैसे आप जू में पढ़ते हैं उसमें प्रोबेबली ये बताया जाता होगा आपको कि एडल्ट चॉइस बेस्ड है, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, लेकिन जो लार्वल स्टेज है वो पानी में कंप्लीट होती है। जैसे फ्रॉग में टैडपोल है तो वो एक्वेटिक स्टेज है, वो वाटर में कंप्लीट होगी। यहाँ पे एम्फीबियन का मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में जो यंग स्टेज होगी वो वाटर में होगी और जो मैच्योर है वो वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों होगी। यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस केवल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट फर्टिलाइजेशन है दैट कंप्लीट्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अगर वाटर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। बाकी पूरा प्लांट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे मतलब प्लांट किंगडम में जब भी आप एम्फीबियन वर्ड बोलेंगे तो उसका मतलब ये नहीं आएगा कि लाइफ का एक सर्टेन पार्ट है जो वाटर में कंप्लीट हो। यहाँ पे प्लांट किंगडम का मतलब है वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसे यहाँ पे एम्फीबियन लिखा है तो एम्फीबियन का मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये लाइन आई। तो एम्फीबियन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर फर्टिलाइजेशन में एसेंशियल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा भी
जिसमें ये भी दिया होगा कि वाटर इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो राइट आंसर फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक पूरा डिटेल प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आप जैसे 12th में पढ़ते ही हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। अगर लाइकेन ऑप्शन में नहीं है तो ये फर्स्ट या टेरेस्ट्रियल या लैंड प्लांट्स कहलाएंगे, ये भी हो सकता है। दीज आर फर्स्ट लैंड या टेरेस्ट्रियल प्लांट। पायनियर ऑफ लैंड प्लांट लिखो, पायनियर मतलब फर्स्ट, तो पायनियर ऑफ लैंड प्लांट अगर आता है तो भी उसका आंसर ब्रायोफाइट हो सकता है। कंडीशन इसकी लाइकेन ऑप्शन में नहीं है ना, क्योंकि लाइकेन सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। लाइकेन आएगा। रीज्वाइन करके देखो बेटा, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ इशू है नहीं। सर अब ठीक है। सो फर्स्ट या पायनियर ऑफ लैंड प्लांट ये कंसीडर कर सकते हैं। अब बात आती है, हमें इनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं और क्लास में हमें लिवरवर्ट और मॉस को सेलिएंट फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स विद एग्जांपल्स स्टडी करना है ना। तो सबसे पहले इनका क्या आएगा, हैबिटेट। अगर हम हैबिटेट को कंसीडर करेंगे तो हैबिटेट में इंपॉर्टेंट क्या है, हैबिटेट में ये इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि वाटर चाहिए, अब अगर वाटर चाहिए तो वाटर जहाँ पे होगा वहीं पे कम से कम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो चाहिए, बाकी काम के लिए नहीं भी चाहिए होगा तो चलेगा। तो इसलिए ये कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है ना। दे आर प्रेफर टू ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी, शेड वाले प्लेसेस। तो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में प्रेफरेंस है इनकी ग्रो करना है ना, बिकॉज वहाँ पे मॉइस्चर होगा तो जितना वाटर चाहिए उतने में ये काम अपना चला सकते हैं। तो प्रेफर टू ग्रो इन मॉइस्ट। टेरेस्ट्रियल तो है ही, ये तो ऊपर ही लिखा ही हुआ है, तो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन टेरेस्ट्रियल में डेजर्ट में आपको ब्रायोफाइट्स नहीं मिलेंगी, या जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आती होगी वहां नहीं मिलेगी आपको, है ना। ये शेडी प्लेस में ग्रो करते हैं, क्योंकि ये शेडी प्लेस में ग्रो करते हैं तो ये शेड लविंग प्लांट होते हैं। इनको सनलाइट ज्यादा नहीं चाहिए। शेड लविंग प्लांट्स को अगर हम टर्म वाइज देखेंगे तो इनको सीओफाइट्स कहते हैं। जैसे कुछ प्लांट होते हैं, हम हायर प्लांट से पढ़ते हैं कि इंडोर है, आप घर के अंदर बेडरूम में, ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं, जहाँ लाइट की जगह पे सिर्फ ट्यूब लाइट या जो भी एक आर्टिफिशियल लाइट होती है वो यूज करते हैं, उसमें भी वो आराम से ग्रो कर जाते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल धूप चाहिए, प्रॉपर ब्राइट सनलाइट चाहिए। तो सन लविंग प्लांट्स या शेड लविंग प्लांट्स, लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से प्लांट 2 टाइप के होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स कैसे हैं, ये शेड लविंग प्लांट हैं। शेड लविंग प्लांट को टर्म वाइज हम सीओफाइट्स कहते हैं। ये अब ब्रायोफाइट क्योंकि एल्गी से बने और एल्गी में ग्रीन एल्गी से बने, अभी हम जब उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ले जाएंगे तो हमारी सिमिलरेंस आ जाएगा। तो अब क्योंकि ये एक्वेटिक एंसेस्ट्री शो कर रहे हैं, पानी वाले किसी टेरेस्ट्रियल प्लांट में कन्वर्ट, पानी से निकल के किसी टेरेस्ट्रियल प्लांट में आए, तो कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो प्रॉपर एक्वेटिक है, मतलब ब्रायोफाइट भी एक्वेटिक है ना, फ्यू आर एक्वेटिक। वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि एक्वेटिक कौन सा है तो रिक्सिया, रिक्सिया की स्पीशीज है फ्लूटेंस, या एक और जीनस है रिक्सियो कार्पस। रिक्सिया जीनस और फ्लूटेंस स्पीशीज, और रिक्सियो कार्पस तो पूरा जीनस ही ऐसा है जो एक्वेटिक है। तो ये बिल्कुल एक्वेटिक है, पानी में ही होंगे, है ना। बाकी आप यहाँ टेरेस्ट्रियल के हिसाब से लिखे हुए हैं। तो ये तो इनकी हैबिटेट का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, है ना। अब आता है इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, और जो हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ाया था उसके हिसाब से ये था कि प्लांट बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ द फेस अभी भी कैसा है, गैमेटोफाइट है। तो प्लांट बॉडी में डोमिनेंट क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। तो डोमिनेंट इज गैमेटोफाइट, है ना।
पहला पॉइंट क्या आएगा कि जो डोमिनेंट है स्टेज इज गैमेटोफाइट। ठीक, ये तो हो गई। अब गैमेटोफाइट में ये है कैसा? पूरे प्लांट किंगडम में मल्टी सेलुलर वर्ड तो आएगा सर ही पहला वाला एग्जांपल स्पेल कर दीजिए एक बार। दिस वन यस ये सर, रिक्सिया है, आर जी आई, मैं सकता हाँ RICCIA, RICCIA रिक्सिया फ्लूटेंस FLUITANS। थैंक यू सर। रिक्सियो कार्पस है RICCIOCARPUS। सो डोमिनेंट स्टेज तो गैमेटोफाइट है। अब गैमेटोफाइट अगर आप एल्गी का देखोगे तो कैसा था? एल्गी में गैमेटोफाइट थैलॉइड था। अगर हम क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया इन एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो हमारे पास कैसा था? वो थैलॉइड था। तो वही चीज यहाँ भी है, थैलॉइड है, प्रोस्टेट टाइप का होगा। और अगर वो इरेक्ट हुआ, इरेक्ट होने पे प्लांट बॉडी में रूट स्टेम लीफ बनने चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे रूट स्टेम लीफ नहीं बने। अभी यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है उसमें रूट के जैसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम राइजॉइड बोलते हैं। स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर होगा, स्टेम नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। हालांकि लीफ बन जाती है। तो क्योंकि हमें आगे 2 क्लास सर स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है। सबको आ रही है क्या? किसी और ने तो लिखा नहीं है। हाँ सर। नहीं सर। सर क्लियर है। साफ हुई है। चलो देखो, फिर आप रीज्वाइन करके देख लो बेटा एक बार। सो यहाँ पे दोनों टाइप की प्लांट बॉडी है, कुछ एल्गी के जैसी और कुछ आने वाला ग्रुप है टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद क्या आएगा? टेरिडोफाइट। तो एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में जो सिचुएशन होगी उस टाइप की प्लांट बॉडी यहाँ बन जाएगी। मतलब कुछ केसेस में तो वो लिवर वर्ट में, जैसे हम पढ़ेंगे अभी, थैलॉइड है, थैलस के जैसी है। और जो मॉसेस है उसमें टेरिडोफाइट से रिजेंबल करेगी तो इरेक्ट हो जाएगी। तो डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट होगा कैसा? इट इज थैलॉइड, थैलॉइड प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का मतलब कैसा था? हॉरिजॉन्टल टाइप। और या फिर इरेक्ट होगा। इरेक्ट कैसा होता है? वर्टिकल। तो अभी हमें 2 ग्रुप पढ़ने ही है, लिवर वर्ट में ऐसा होगा, मॉसेस में ऐसा होगा। तो अभी हम जर्नल लिख रहे हैं, तो जर्नल सेंस में हमारा गैमेटोफाइट तो डोमिनेंट स्टेज है, बट दोनों की पोजीशन अलग अलग है। लिवर वर्ट में ये ऐसे ग्रो करेगा फ्लैट, और मॉस में ये इरेक्ट ग्रो करेगा ऊपर। मॉस में ऐसे ग्रो करेगा लाइक दिस, और लिवर वर्ट में ऐसे ग्रो करेगा, है ना। तो एक में हॉरिजॉन्टल है और एक में वर्टिकल है, इस तरीके से आएगा। अब किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच कैसे रहेगा? उसके लिए राइजोइड्स होंगे, है ना, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट बाय राइजोइड्स। तो रूट तो नहीं है बट राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स क्या है? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। अभी रूट तो पूरी नहीं बनी, लेकिन रूट के जैसे, जैसे रूट हेयर होता है उस तरीके के स्ट्रक्चर है जिन्हें हम राइजोइड्स बोलते हैं। तो राइजोइड्स की वजह से ये किसी भी सबस्ट्रेट पे अटैच करके रहेगा। तो प्लांट बॉडी में डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है, जो थैलॉइड भी हो सकती है, इरेक्ट टाइप की भी हो सकती है, किसी सबस्ट्रेट से अटैच करेगी बाय मींस ऑफ राइजोइड। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है, मतलब प्लांट बॉडी के अंदर और कोई स्पेशलिटी नहीं आ रही है ना, सेम आ रही है। अब प्लांट बॉडी के बाद फिर क्या आएगा? इनका न्यूट्रिशन। वैसे तो न्यूट्रिशन पूरे प्लांट किंगडम में ऑटोट्रॉफिक है, बट यहाँ पे भी है कि ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ रेयर केस में ऐसा भी है कि एक सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट भी है। तो वो भी देख लेते हैं ना, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंजेस हैं। न्यूट्रिशन में मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, रेयरली सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक का एग्जाम्पल क्या है? वो आप चाहे तो, या एनसीईआरटी में तो नहीं है, वक्स बॉमिया।
बक्सबोमिया एक सेप्रोट्रॉफिक ब्रायोफाइट है ना, एडिशनल एक वर्ड है ये सेप्रोट्रॉफिक का, अगर एग्जाम्पल ढूंढना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक? सेल में कोई स्पेशलिटी नहीं है कि अगर हम एक प्लांट सेल के नजरिए से एक ब्रायोफाइट की सेल देखें तो नथिंग इज स्पेशल, जैसे ब्रायोफाइट में जैसे नॉर्मल प्लांट सेल में सेल वॉल और पिगमेंट्स होते हैं तो उसी टाइप का कोई स्ट्रक्चर है। अब न्यूट्रिशन के बाद इनका मेन क्या आएगा, रिप्रोडक्शन कैसा है। रिप्रोडक्शन को अलग अलग कर लेते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले आएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सर एग्जाम्पल क्या है? ये बक्सबोमिया लिखा हुआ है, BAUMIA। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें सबसे कॉमन है, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और चौथा ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, जो आप मानना चाहिए। पूछा जाए कि ब्रायोफाइट्स जर्नली रिप्रोड्यूसेस बाय, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में ब्रायोफाइट में प्रेफरेंस रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, तो तरीका क्या होगा, वेजिटेटिव। उसका रीजन है, रीजन क्या है, वाटर पे डिपेंडेंसी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, आप लिख ही चुके हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अभी हमने रेड एल्गी में पढ़ा था पिछली क्लास में कि रेड एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल ज़ूस्पोर नहीं होता, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आगे अब कहीं नहीं आएगा। मतलब ब्रायोफाइट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, और क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर पे डिपेंडेंट है इसलिए प्रेफरेंस उनकी क्या हो गई कि वो वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई कर ले। जब वाटर होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बार बार वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो ब्रायोफाइट में सबसे कॉमन तरीका क्या है मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये प्रिफर्ड है या मोस्ट कॉमन वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करने का सबसे कॉमन तरीका, जो प्रेफर्ड तरीका है, वो ये। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो अभी हम लिवरवर्ट और माउस में अलग अलग करके पढ़ लेंगे, हमें तो अभी जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, बाकी क्लास के कैरेक्टर्स अलग अलग करके डिस्कस कर लिया जाएगा उनको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं ब्रायोफाइट में, देन डायरेक्टली आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन होता है, तो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है वो फर्टिलाइजेशन है। अदरवाइज फर्टिलाइजेशन क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपलसरी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना सिनगेमी बिना फर्टिलाइजेशन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए। तो जब तक वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तब तक ब्रायोफाइट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। मोस्ट ऑफ द केस में कैसे करेंगे, बाय वेजिटेटिव मैनर करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिक चीज क्या है कि अब यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं जिनमें मेल फीमेल गैमीट्स बनेंगे वो मल्टी सेलुलर हैं, जैकेटेड है ना, जबकि एल्गी में सेक्स ऑर्गन इन जनरल कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और नेकेड होते हैं। नेकेड को आप नॉन जैकेटेड भी बोल सकते हैं, हालांकि एक्सेप्शन था कारा, कि कारा के जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं, एंड कारा इज ए ग्रीन एल्गा। तो ग्रीन एल्गी में क्योंकि वो स्ट्रक्चर है जिस तरीके से ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन है, इसलिए बोला गया कि ग्रीन एल्गी से ब्रायोफाइट का ओरिजिन हुआ होगा प्रोबेबली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, उनके ऊपर जैकेट है, कवर्ड। जैकेट का मतलब कवरिंग है, तो सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं। अब ये सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं, आप जानते हैं। ये मेल को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल को बोलते हैं ओगोनियम, है ना। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मेल सर एक मिनट सर। हाँ बोलो सर लास्ट पेज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या लिखा है, एक मिनट। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड है, मैंने ये लाइन लिखी हुई, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड। जैकेटेड को आप चाहें तो कवर्ड, कवरिंग है, कवरिंग होगी तो प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा ना, और सेक्स ऑर्गन से गैमीट बनेंगे तो आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी पर डिपेंडेंट है।
तो नेचर ने प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रखी है, जबकि एल्गी में कोई कवरिंग नहीं होती प्रोटेक्टेड, तो वहां पे नॉन जैकेटेड या नेकेड सेक्स ऑर्गन बोल दिया जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं आर्कीगोनियम। नाम तो आप जानते ही हैं, नहीं तो एनसीईआरटी में है ही, पढ़ने तो है ही हमें। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम है। ठीक, एंथ्रीडियम में क्या बनेगा? मेल गैमीट बनेगा। मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? एंथेरोजॉइड। जुआ मतलब एनिमल होता है, और एंथेरो क्योंकि एंथ्रीडियम मेल के लिए वर्ड बना है। फीमेल गैमीट क्या कहलाएगा? एग या ओवम कहते हैं। फीमेल गैमीट इज एग और ओवम एंड मेल गैमीट इज एंथ्रोजॉइड। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए इसमें, या मैं आपसे पूछूं कल को कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि ब्रायोफाइट्स में जो गैमीट्स हैं वो कैसे बनते हैं, बाय माइटोसिस और बाय मियोसिस, क्या होगा आंसर? बाय माइटोसिस। माइटोसिस से, है ना, क्योंकि प्लांट बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइट। और गैमीट्स कैसे होते हैं? एन। तो अगर आप एन से एन जाओगे तो इसका मतलब यहाँ पे मेल गैमीट कैसे बनेंगे? बाय माइटोसिस, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? दिस इज बाय माइटोसिस। गैमीट्स बन गए, ठीक है। अब गैमीट्स की इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इसको जुआ वर्ड जॉइड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये मोटाइल होता है। मेल गैमीट कैसा होता है? दिस इज मोटाइल। मोटिलिटी के लिए स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैजिला, तो फ्लैजिलेटेड, है ना, कॉमा शेप होता है ये, लाइक दिस, ये कॉमा है। बाई फ्लैजिलेटेड होता है, दो फ्लैजिला होते हैं, दिस इज टू फ्लैजिला। दोनों फ्लैजिला आपस में स्पाइरली कॉइल्ड है और कॉमा शेप है। फीमेल गैमीट कैसा होता है? ये नॉन मोटाइल होता है। एग हो गया। बाकी फिर आपको पता ही है कि मेल फीमेल के पास जाएगा, रिप्रोडक्शन कैसा होगा? ऊगैमस, क्योंकि रेड एल्गी से आगे जितना भी रिप्रोडक्शन है सब कैसा है? ऊगैमस। ऊगैमस में मेल कैसा होता है? स्मॉल होता है, मोटाइल होता है। फीमेल कैसा होता है? लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है। और हमेशा मेल फीमेल को अप्रोच करता है, कभी भी फीमेल मेल को अप्रोच नहीं करती। तो हमेशा यही इसके पास जाएगा, और ये इसके पास जब जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, वो वाटर की प्रेजेंस में ही होगा, है ना, क्योंकि ये मोटाइल है। क्योंकि मोटाइल है तो क्या होगा? इट नीड्स वाटर एज ए मीडियम फॉर ट्रेवल। ट्रेवल करने के लिए पानी चाहिए। पानी का मतलब यहाँ पे है कि मॉइस्चर भी होगा, क्योंकि गैमीट्स माइक्रोस्कोपिक है, तो उस माइक्रोस्कोपिक के लिए अगर आपने मॉइस्चर ही है या सिंगल वाटर के ड्रॉपलेट भी है तो भी वो इनफ है, उसमें भी मेल गैमीट आसानी से मूव करके यहाँ तक पहुंच जाएगा, है ना। तो वाटर की प्रेजेंस में जो है वो ये ट्रेवल करेगा, है ना। और ट्रेवल करने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? जाइगोट। अगर हम मान लें कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट अब कैसा होगा? 2n डिप्लॉयड। n और n फ्यूज करेंगे तो कैसा बनेगा? मेल गैमीट भी n है और फीमेल गैमीट भी n है, वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट 2n है ना। 2n का मतलब कैसा हुआ? स्पोरोफाइट। तो अगर पूछा जाए कि स्पोरोफाइट की पहली स्टेज क्या है तो क्या आंसर आएगा? जाइगोट। और अगर कहा जाए कि गैमेटोफाइट की लास्ट स्टेज क्या है तो आंसर क्या आएगा? मेल फीमेल गैमीट्स, क्योंकि
इसके बाद तो 2n आएगा ना, इसके बाद ये n लास्ट है, n और n फ्यूज करके आप क्या बनाएंगे 2n, तो 2n की पहली स्टेज ये है और n वाले की लास्ट स्टेज ये है। अब जैसा एल्गी में था, आपने पढ़ा था कि एल्गी में अगर ग्रीन एल्गी है तो उसमें जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस हो जाएगी, इमीडिएट मियोसिस हो जाएगी तो फिर वो जाइगोटिक मियोसिस कहलाती थी और साइकिल हैप्लॉन्टिक बनाई थी आपने। यहाँ क्या होगा, जाइगोट से ग्रो करके पहले स्पोरोफाइट बनेगा, है ना। जाइगोट क्या हो गया, दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट। और फिर यहां से क्या बनेगा, जब ये ग्रो करेगा तो यहां से बनेगा मैच्योर स्पोरोफाइट। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अगर हम जाइगोट को छोड़ दें तो हमने जब तक गैमीट पढ़ा तब तक हमने बेसिकली गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा कि गैमेटोफाइट थैलस के जैसा है या एक इरेक्ट पोस्चर में होगा, राइजोइड से अटैच होगा। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा तो उसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे जिनमें मेल फीमेल गैमीट्स बनेंगे, और फिर जब फर्टिलाइजेशन वाटर की प्रेजेंस में हो जाएगा तो उससे एक जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट से स्पोरोफाइट आ जाएगा। तो अब हमें स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ना है धीरे धीरे। जैसे आपने बनाया था शुरू में, मैंने आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाया था, वो हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप ये ग्रुप पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। होना क्या है कि अभी हम ब्रायोफाइट पहुंच गए, एल्गी खत्म हो गया हमारा, तो ब्रायोफाइट में ये स्पोरोफाइट बड़ा हो गया, तो ग्रुप वाइज डे बाय डे क्या होगा, स्पोरोफाइट बड़ा होता चला जाएगा, तो स्पोरोफाइट की डिटेल बढ़ती जाएगी, गैमेटोफाइट की डिटेल कम होती चली जाएगी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे स्पोरोफाइट के बारे में। हालांकि स्पोरोफाइट से दोबारा गैमेटोफाइट आएगा क्योंकि प्लांट किंगडम में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, बट फिलहाल स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर आएगा। जबकि एल्गी में आपने स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा कोई भी। एल्गी में, ग्रीन एल्गी में जाइगोट बना और जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो गई, तो स्पोरोफाइट के नाम पे सिर्फ जाइगोट था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्पोरोफाइट के बाद एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा स्पोरोफाइट का। वो स्ट्रक्चर कैसा है उसको देखते हैं। एक स्पोरोफाइट का डायग्राम देख, मतलब डायग्राम मतलब फीचर्स कंसीडर करते हैं कि स्पोरोफाइट में क्या क्या चीजें। अब पहली चीज ये कि जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट है, सर एक मिनट लास्ट पेज दिखा दीजिए सर, लास्ट पेज आपने जो एक मिनट, यस मैंने इसलिए बड़ा दूर दूर करके आपको आराम आराम से पढ़ाया है क्योंकि लाइफ साइकिल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं हालांकि लाइफ साइकिल पढ़नी नहीं है, बट डिक्टेशन ना देके आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या है। सर नीचे करिए थोड़ा सा, हाँ और थोड़ा सा सर, बस लास्ट का देखना है फर्स्ट। हो गया सर, हो गया सर। तो स्पोरोफाइट कैसा है। अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि मान लीजिए कोई गैमेटोफाइट था हमारे पास, उस गैमेटोफाइट के अंदर ऑब्वियसली गैमेटोफाइट के अंदर ही स्ट्रक्चर बनेंगे, जो सेक्स ऑर्गन है वो गैमेटोफाइट के अंदर ही होंगे। तो मान लीजिए आर्किगोनियम बना, फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट के अंदर है, और उसी आर्किगोनियम में फीमेल गैमीट यानी एग है। हमने लिखा कि एग नॉन मोटाइल है, तो इसका मतलब एग कोई बाहर तो आएगा नहीं, तो यानी एग कहाँ प्रेजेंट है, वो गैमेटोफाइट के अंदर ही है। और एग क्योंकि बाहर नहीं आता और मेल गैमीट जाके ही एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा, तो इसका मतलब जाइगोट भी कहाँ बनेगा, गैमेटोफाइट के अंदर ही बनेगा। और अगर जाइगोट से डेवलप करके कोई स्पोरोफाइट बना तो स्पोरोफाइट मिट्टी में अलग से तो नहीं बना, वो तो गैमेटोफाइट के अंदर जहाँ पे एग था वहीं पे जाइगोट बन गया और वहीं से स्पोरोफाइट बनना शुरू हो गया। तो कभी भी जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से अलग नहीं हुआ। तो हम जो लिखने वाले हैं वो यही कि स्पोरोफाइट न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गैमेटोफाइट पे ही अटैच रहता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल पैरासाइट, क्योंकि न्यूट्रिशन वो गैमेटोफाइट से ही लेगा। दिस इज नॉट फ्री, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सॉइल में प्रेजेंट नहीं है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर है। गैमेटोफाइट मिट्टी से जुड़ा हुआ है क्योंकि वो तो आपने लिखा था सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है बाय मींस ऑफ राइजोइड्स। तो गैमेटोफाइट जुड़ा हुआ है सबस्ट्रेट से, बट गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट आएगा। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से कभी अलग नहीं होगा। सो स्पोरोफाइट के बारे में अगर हम लिखें तो स्पोरोफाइट क्या है कि जो स्पोरोफाइट है दिस इज न्यूट्रिशनल पैरासाइट या न्यूट्रिशनली
डिपेंडेंट ऑन पेरेंट गैमेटोफाइट। हम इसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल पैरासाइट। एक तो ये आ गया है ना, दिस इज नॉट फ्री लिविंग, मीन्स इंडिपेंडेंट इन सॉइल। जैसे आप बुक में फिगर देखोगे, मॉस में डायग्राम बना हुआ है फ्यूनेरिया का, एक स्फेगनम का भी बना है और एक फ्यूनेरिया का बना है। तो फ्यूनेरिया के गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट दिखाया गया है ना, हम अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। तो ये लाइन पूरी हो जाएगी। जब एक मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा तो मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं ना। मैच्योर स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड फुट, जो अटैचमेंट के लिए है। अनदर इज सीटा, इलोंगेशन के लिए। एंड कैप्सूल, जो फर्टाइल पोर्शन है। फर्टाइल पार्ट का मतलब जिसमें आगे का काम, आगे का रिप्रोडक्शन पूरा होगा। तो फुट, सीटा, कैप्सूल। मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर 3 पार्ट होंगे, एक फुट होगा, एक सीटा होगा, एक कैप्सूल होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने बुक में देखेंगे तो मैं आपको भी फ्यूनेरिया का डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये सॉइल का लेवल है, तो यहाँ पे ये राइजोइड्स हो गए, ये तो है राइजोइड्स। राइजोइड्स कहाँ होते हैं? गैमेटोफाइट में, है ना। प्लांट किंगडम से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इस साल तो कुछ नहीं आया, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आया, बट पिछले साल से भी अगर आप देखोगे तो आपको पास्ट 10 पेपर्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपको 10 to 15 नेम्स मेंशन कर दिए उन्होंने, अलग अलग नाम लिख दिए, और आपसे पूछा गया कि इनमें से कितने हैप्लॉइड यानी गैमेटोफिटिक पार्ट है और कितने डिप्लॉइड यानी स्पोरोफिटिक पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर गैमेटोफिटिक इन ओरिजिन। तो आपको 10, 15, 12 जो भी नाम लिखे हैं उनमें से ये पता करना है कि कौन से हैप्लॉइड हैं या कौन से डिप्लॉइड हैं। गैमेटोफाइट पूछा गया तो कौन से हैप्लॉइड। तो अब जैसे आपसे कहा जाए कि ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स हैं, तो ये कैसे होंगे? तो ऑब्वियस है कि गैमेटोफाइट का पार्ट है तो इसका मतलब एन होंगे, हैप्लॉइड होंगे, है ना। क्योंकि स्पोरोफाइट में तो राइजोइड कहीं नहीं लिखा ना, ये आपके सामने स्पोरोफाइट का पार्ट लिखे हुए, स्पोरोफाइट में तो कहीं राइजोइड नहीं। ये सब कैसे होंगे? ये 2n होंगे, ऑफकोर्स 2n होंगे। ये राइजोइड हो गया। अब राइजोइड पे क्योंकि हम मॉस का डायग्राम बना रहे हैं तो मॉस में एक्सिस आएगा, प्लांट बॉडी वर्टिकली होती है, इस तरीके से ग्रो करती है, लाइक दिस, है ना। यहाँ पे लीव्स आएंगी, ऐसे आप अभी डायग्राम बनाएंगे, मैं यही बना दे रहा हूँ, पीछे नहीं बनाऊंगा, अब याद रखिए। ये एक्सिस है, ये लीव्स है। अगर हम इसे फ्यूनेरिया मान लें, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम फ्यूनेरिया का है, आपकी बुक में भी फ्यूनेरिया बना हुआ है। फ्यूनेरिया इज ए मॉस। तो फ्यूनेरिया में इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्यूनेरिया में 2 ही ब्रांचेस एक्चुअली होती है, एक स्मॉल ब्रांच होती है छोटी और एक बड़ी होती है ना, वन स्मॉलर वन लार्ज। तो ये स्मॉल ब्रांच है, ये मेल ब्रांच कहलाती है। बुक में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये फीमेल ब्रांच है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक का कैसा है? ये सब गैमेटोफाइट है। अब मान लीजिए हमें क्या बनाना है, ये एंथ्रीडियम रहा होगा, यहाँ पे मेल ब्रांच है तो क्या होगा? यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमीट बना एंथ्रोजॉइड। यहाँ क्या रहेगा? फीमेल ब्रांच है तो आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के अंदर क्या बना होगा? एग। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी मैं मान लेता हूँ कि ये एग बना हुआ है ना, ये आर्किगोनियम का पार्ट है, ऐसे कुछ। अब एंथ्रोजॉइड तो क्योंकि मोटाइल है तो वो तो यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचेगा,
फर्टिलाइजेशन करेगा तो यही क्या बन गया, जाइगोट, क्योंकि बाहर तो आया नहीं ना, मिट्टी में तो कुछ आ ही नहीं रहा, केवल मेल गैमीट यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, क्योंकि मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है, स्टेशनरी है, तो वो तो कहीं जाएगा नहीं, तो मेल गैमीट यहीं जाके ही फर्टिलाइज कर देगा तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट अगर यहाँ बना हुआ है तो स्पोरोफाइट भी यहीं से बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, गैमेटोफाइट ही दे रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो सॉइल से जाएगा, और वो कौन ले रहा है, गैमेटोफाइट। तो अपने पेरेंट गैमेटोफाइट से ये न्यूट्रिशन लेगा। यहीं पे आपको पार्ट नजर आ जाएंगे, एक फुट हो गया, बल्बस नीचे का है, एक सीटा आएगा, और फिर एक कैप्सूल बन जाएगा यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये पोर्शन क्या है, ये फुट है। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर इंसर्टेड है, धसा हुआ है, तो जितना भी न्यूट्रिशन है वो यहाँ से लेगा, इसीलिए अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, ये इलोंगेशन के लिए है, तो ये सीटा पोर्शन हो गया, और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज कॉल्ड कैप्सूल। फुट सीटा कैप्सूल है ना, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का है। तो गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट होता है ना, ये फिक्स है। बस एनसीईआरटी में ये ब्रांच नहीं बनी हुई है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी के डायग्राम से भी देख सकते हो। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ है। अब ये जो रेड से मैंने बना दिया ये सब क्या है, ये 2n होगा, लेकिन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करने के लिए तो हमें वापस n चाहिए ना। तो अब कैप्सूल के अंदर क्या होगा, कुछ सेल्स होंगी जिन्हें हम स्पोर मदर सेल बोलते हैं, और उनमें मियोसिस होगी, तो 2n से वापस क्या आएगा, n, और फिर n जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, फिर से गैमेटोफाइट बना देगा। आगे क्या हम लिखने वाले हैं, आगे बस हमें ये लिखना है कि तो स्पोरोफाइट फीमेल ब्रांच पे होता है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, एग से ही तो बनेगा। अगर मान लीजिए कभी कहा जाए कि बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होगा, तो मदर में ही तो होगा, फादर में तो नहीं हो सकता, बिकॉज एग वहां पे है, एग तो कहीं आएगा नहीं, जो भी है वो मेल गैमीट को ही वहां पहुंचना है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि फीमेल, यानी जो स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट, वो हमेशा फीमेल ब्रांच पे ही बनेगा, मेल पे तो बन ही नहीं सकता। कैसे बनाओगे मेल पे, जहां एग होगा वहीं तो बनेगा, और एग ही तो जाइगोट में चेंज होता है। अगर आप ओगैमस रिप्रोडक्शन को देखो तो उसमें होता है क्या कि केवल मेल गैमीट का जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है वही तो एंटर करता है, बाकी बनने वाले जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म है वो भी मदर यानी एग का, और जो न्यूक्लियस है वो दोनों का, क्योंकि वो मेल और फीमेल गैमीट के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे हम जेनेटिक्स में आगे पढ़ते ही हैं कि साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है जाइगोट का वो मदर का होता है, फादर का तो कुछ इसमें पहुंचता ही नहीं है, स्पर्म का तो कुछ जाता ही नहीं। तो ओगैमस रिप्रोडक्शन में हमेशा ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फीमेल गैमीट बाहर आ ही नहीं सकता, वो तो नॉन मोटाइल है, स्टेशनरी है, मेल गैमीट को ही फीमेल पे पहुंचना होगा। ऐसे आप प्लांट के लिए भी पढ़ोगे कि सीड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ऑब्वियस है ओवरी के अंदर ही तो ओव्यूल होता है, उसी के अंदर एग होता है। तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो अपनी मदर यानी पैटर्नल जनरेशन पे तो जा नहीं सकती, ऑब्वियस है कि मैटरनल जनरेशन से ही कवर होगा। ऐसे यहाँ भी सेम चीजें रखी, सिर्फ नाम नहीं है, वो जो फ्रूट सीड वर्ड यूज करते हैं वो ब्रायोफाइट में नहीं आ सकते। यहाँ जो नाम है वो फुट सीटा कैप्सूल, इस तरीके से। अब इस कैप्सूल में जो सेल्स हैं, यहाँ हम छोटी छोटी सेल्स बनाएंगे जिनको स्पोर मदर सेल बोलते हैं, उनमें मियोसिस हो जाएगी तो स्पोर्स बन जाएंगे। एक नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए कि इनसाइड कैप्सूल आर द स्पोर मदर सेल। ये 2n है, which divide by meiosis, डबल लाइन रिडक्शन डिवीजन लिखते हैं, मियोसिस। और जब आप स्पोर मदर सेल में मियोसिस कर दोगे तो क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। जैसे इस कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एसएमसी, स्पोर मदर सेल 2n। तो अगर आपसे कहा जाए कि स्पोरोफाइट की लास्ट सेल क्या है, तो स्पोरोफाइट यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि मियोसिस के बाद तो 2n से क्या बन जाएगा, n। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो 2n से n आ जाएगा। तो स्पोर क्या बन जाएंगे, ये गैमेटोफाइट की पहली स्टेज हो गई। अगर आपसे कहा जाए कि स्पोरोफाइट कहाँ से कहाँ तक है, तो जाइगोट से शुरू होके
स्पोर मदर सेल तक का स्पोरोफाइट। और कहा जाए गैमेटोफाइट कहाँ से कहाँ तक है, तो स्पोर से शुरू होके और गैमीट्स बनने तक गैमेटोफाइट है। अब ये स्पोर्स बन गए, स्पोर्स यहाँ बनेंगे, मान लीजिए मियोसिस हो गई, स्पोर बन गए। अब ये कैप्सूल फटेगा, जब फटेगा तो स्पोर कहाँ गिरेंगे, जमीन पे गिरेंगे, सॉइल में गिरेंगे। एंड देन स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, दोबारा से गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट मिट्टी में होता ही है, जैसे ये डायग्राम में बना हुआ है। फिर से राइजोइड एक्सिस लीव्स या जो भी बनना है वो बन जाएगा, है ना। तो ये स्पोर्स जो है वो मैं यही लिख दे रहा हूँ, दे जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू गैमेटोफाइट। तो एक नया गैमेटोफाइट स्पोर से बन जाएगा। ये लिखा हुआ है लास्ट में। अब फिर इसी गैमेटोफाइट के अंदर वही स्ट्रक्चर आएगा, राइजोइड्स और सारा कुछ थैलॉइड वाला। फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेक्स ऑर्गन यानी मेल फीमेल एंथीडियम आर्किगोनियम, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम बना है, यहीं पे हम स्पोर मदर सेल बनाते, मियोसिस के बाद स्पोर बनाते, स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा से यही स्ट्रक्चर बना देते। स्पोरोफाइट के बारे में हो गया। कैप्सूल बर्स्ट होगा तो स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। क्लियर, टर्न कर दूं। ठीक, ये हमारे जनरल कैरेक्टर्स हो गए। प्लांट बॉडी यानी गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन की तो एक लाइन है, हटा दीजिए बीच में से। तो प्लांट बॉडी हो गया हमारा गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। हालांकि डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ ये लिखा कि गैमेटोफाइट या तो थैलॉइड होगा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का प्रोस्टेट टाइप, या इरेक्ट होगा वर्टिकल ग्रोथ का। जैसा भी होगा दोनों ही जो है राइजोइड्स तो होंगे ही, जिसकी वजह से वो किसी सबस्ट्रेट से या सॉइल से फॉर एग्जांपल अटैच। फिर रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन है, बट कैसे होता है वो भी अभी हमने नहीं पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन बनेंगे, एंथीडिया आर्किगोनिया, बोथ आर मल्टीसेलुलर जैकेटेड। उनमें मेल फीमेल गैमीट्स बनेंगे रेस्पेक्टिवली एंथीडियम एंड एग। एंथीडियम मोटाइल एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड मोटाइल होता है, वो मूव करके नॉन मोटाइल एग के पास जाएगा, वाटर के प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन होगा और एक जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट से एक स्पोरोफाइट बना, तो स्पोरोफाइट के बारे में हमने पढ़ा कि मैच्योर स्पोरोफाइट में फुट सीटा कैप्सूल होंगे। स्पोरोफाइट न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पेरेंट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग सॉइल में प्रेजेंट नहीं होता है। इसी कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होंगी, जिनमें मियोसिस के बाद स्पोर्स बन जाएंगे। तो यहाँ से गैमेटोफाइट नया शुरू हो गया, नेक्स्ट जनरेशन आ गई। और फिर जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो फिर यहाँ से जो है वो गैमेटोफाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पोरोफाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। लाइफ साइकिल कैसी हो गई, अब हैप्लॉइड फेज भी है यानी गैमेटोफाइट भी है, डिप्लॉइड फेज भी है यानी कि स्पोरोफाइट भी है, लेकिन दोनों एग्जिस्ट करती हैं, बट डोमिनेंट क्या है, हैप्लॉइड यानी गैमेटोफाइट। तो लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी, हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक। हैप्लो डिप्लो का मतलब है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, तो दोनों चीजें हैं। तो लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो कैसा होगा, हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक। लाइफ साइकिल है हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक, लिखें या बायोवर्ड ना लिखें एक ही बात है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मैंने उस दिन भी लिखा था हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप। विद इस टाइप की लाइफ साइकिल में मियोसिस किस में हुई, स्पोर मदर सेल में। स्पोर बनाने के लिए आपने मियोसिस की, इसको बोलते हैं स्पोरिडिक मियोसिस। जैसे एल्गी के अंदर लाइफ साइकिल कैसी थी, हैप्लॉन्टिक टाइप की थी, और मियोसिस किस में हो रही थी, जाइगोट में, तो उसे हमने लिखा था जाइगोटिक मियोसिस। यहाँ क्या है,
स्पोरेडिक मियोसिस है। हैप्लॉन्टिक की जगह लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी गैमेटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों की अलग अलग फेजेस हैं, दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, दोनों का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है ग्रो करने के लिए। लेकिन डोमिनेंट क्योंकि गैमेटोफाइट है तो इसलिए हैप्लो वर्ड पहले लिखा गया है। ये लाइफ साइकिल का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। क्लासेस या क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स की बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं, 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है उन्हें। हालांकि एनसीईआरटी या हमारे सिलेबस में केवल 2 ही है। अगर आप इनका क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं। एक लिवरवर्ट है, एनसीईआरटी में नाम लिवरवर्ट ही दिया हुआ है एक्चुअली, है ना। लिवरवर्ट को अगर हम ग्रुप में लिखते टेक्निकल टर्म में तो इसे बोलते हैं हेपेटिकॉप्सिडा। आप चाहें तो छोड़ भी दीजिएगा, मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, है ना। तो क्लास का नाम है हेपेटिकॉप्सिडा, ब्रायोफाइट की क्लास के साथ ये वर्ड ऑप्सिडा लास्ट में आता है। दूसरा जो आपके सिलेबस में नहीं है हॉर्नवर्ट कहलाता है। लिवरवर्ट तो अभी हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एंथोसिरोप्सिडा। बस आपको ये याद रखना है, कभी पुराना क्वेश्चन था कि एंथोसिरोप्सिडा या हॉर्नवर्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो हॉर्नवर्ट का एग्जाम्पल एंथोसिरोस है। एंथोसिरोस का एग्जाम्पल बस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए कि एंथोसिरोस एक हॉर्नवर्ट है। यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉर्नवर्ट, तो हॉर्नवर्ट के हिसाब से एंथोसिरोस आपको याद रखना है। अब इससे एक क्वेश्चन और भी आया, या हमने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा था, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन एंथोसिरोस में होता है ना। एंथोसिरोस तो नाम हो ही गया कि एंथोसिरोस एक हॉर्नवर्ट है, ये चीज तो है। बट एंथोसिरोस के अंदर ये भी आप लिख सकते हैं हैविंग symbiotic association with blue green algae। भाई नॉस्टॉक एनाबेना। सर पेज ऊपर कीजिए। एक मिनट बेटा, एंथोसिरोस में भी बीजीए का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो अगर कभी आता है कि ब्रायोफाइट हैविंग एसोसिएशन विद बीजीए फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसमें एंथोसिरोस आंसर आपको मिलेगा, है ना। कई आगे भी ये 2-3 बार अभी और आएगा आपके पूरे क्यूरिकुलम में। अभी तो आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं। बीजीए में भी आपको पढ़ाया था कि बीजीए का सिम्बायोटिक एसोसिएशन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, तीनों से एक एक एग्जाम्पल हम लेके पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइट में वो एग्जाम्पल क्या है, एंथोसिरोस। और अभी 2 बार कम से कम और आएगा यही लाइन कि एंथोसिरोस का ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक एनाबेना के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। बस ये हॉर्नवर्ट में आपको याद रखना है कि हॉर्नवर्ट का एग्जाम्पल एंथोसिरोस है और एंथोसिरोस में बीजीए का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। 2 लाइन आपको अलग से पढ़नी है। बाकी जो तीसरी क्लास है वो मॉस, निकनेम के हिसाब से, और इसकी क्लास बोलते हैं ब्रायोप्सिडा, या इसको कई बार मसाई भी बोलते हैं, MUSCI। तो बेसिकली हमें लिवरवर्ट और मॉस पढ़नी है क्योंकि हॉर्नवर्ट हमारे सिलेबस में नहीं। वर्ट का मतलब होता है उभार, लोब्स। लिवर, जैसे लिवर में हमारे लोब्स होते हैं, लीवर का स्ट्रक्चर आपने जू में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे जैसा भी, तो उसी तरीके से जो लिवर वर्ड्स हैं उनके अंदर भी लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए उनको निकनेम में लिवर वर्ड दे दिया। हॉर्न वर्ड में हॉर्न जैसे होते हैं, कैटल्स के हॉर्न होते हैं, तो हॉर्न्स के जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो हॉर्न वर्ड बोल दिया। और मॉस अभी हम पढ़ेंगे, लिवर वर्ड और मॉस आएगा। अब हमें पहली क्लास पढ़नी है लिवर वर्ड, फिर हम मॉस पढ़ेंगे। केवल डिस्टिंग्विशिंग फीचर लिवर वर्ड और मॉस को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करने वाली बात है, इतना ही हमें देखना है। नेक्स्ट
मतलब इसी में हमारा ग्रुप आएगा। फर्स्ट क्लास हमारी क्या है, दैट इज लिवरवर्ट। पॉइंट्स हमारे ब्रॉडली वही रहेंगे, हैबिटेट, फिर प्लांट बॉडी में गैमेटोफाइट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पोरोफाइट। ऐसी सीक्वेंस में हमने 4-5 चीजें पढ़ी हैं। एग्जाम्पल्स या कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है तो, वरना वो भी नहीं। केवल डिफरेंस के हिसाब से जो जर्नल पॉइंट्स आपने पढ़े अभी ब्रायोफाइट के जर्नल करेक्टर, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो लिवरवर्ट में भी आएंगे और मॉसेस भी आएंगे। जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिवरवर्ट को मॉस से, केवल हमें वो कंसिडर करने हैं। तो सबसे पहले हम लिवरवर्ट में हैबिटेट नहीं आएगा, क्योंकि हैबिटेट दोनों जगह कॉमन ही है कि शेड लविंग प्लांट होते हैं, प्रेफर टू ग्रो मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, और उसके हिसाब से वाटर की प्रेजेंस फर्टिलाइजेशन के लिए कंपलसरी है। ये सब कॉमन सी बात है। पहले हम क्या देख लेते हैं, लिवरवर्ट में गैमेटोफाइट कैसा है, प्लांट बॉडी। स्पोरेडिक कौन सा होता है मियोसिस? क्या चीज, फिर से बोलो। फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो। क्या हुआ, कोई नहीं पूछ रहा? टेक्स्ट में क्या है, प्रोटेक्ट कर रहा है। स्पोरेडिक मियोसिस पूछ रहे हो? स्पोर में मियोसिस होती है तो उसे स्पोरेडिक मियोसिस कहते हैं। जैसे अभी आपने बनाया ना स्पोर में मियोसिस, पीछे तो लिखा था ये कैप्सूल है। अगर मान लीजिए मैंने जो नीचे लाइन लिखी हुई है कि कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होती हैं जिनमें मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे, तो मान लीजिए मैं अगर यही बनाऊं तो ये कैप्सूल है, इसके अंदर कुछ सेल्स हैं लाइक दिस। तो ये सेल्स क्या है, ये स्पोर मदर सेल है 2n। ठीक, अब इस 2n के अंदर आप क्या करोगे, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन लिखा है। 2 लाइन से दिखाते हैं मियोसिस को, 1 लाइन से दिखाते हैं माइटोसिस को। तो रिडक्शन डिवीजन हो गया, तो अब क्या बन गए, यहां से बन गए हैप्लॉइड स्पोर। तो क्योंकि स्पोर बनाने वाली सेल्स के अंदर मियोसिस हुई, ये स्पोर मदर सेल थी ना, तो इस मियोसिस को क्या बोलते हैं, स्पोरेडिक मियोसिस बोलते हैं। एल्गी में जाइगोट में ही मियोसिस हो जाती थी तुरंत, एल्गी के नोट्स आपके पास होंगे। तो एल्गी में जाइगोट में मियोसिस हो रही है तो क्या कहलाएगा, जाइगोटिक मियोसिस कहलाएगा, है ना। और हमारे लिए मतलब जो अभी आप हायर प्लांट्स पढ़ोगे या एनिमल में पढ़ोगे, ह्यूमन में पढ़ोगे, तो हमारे लिए मियोसिस किस में होती है, स्पर्मेटोसाइट्स और oocytes में, जिनसे स्पर्म और एग बनते हैं। स्पर्म और एग हमारे गैमीट्स हैं। तो हायर एनिमल्स में मियोसिस कैसी होती है, उसे हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। तो मियोसिस कहाँ हो रही है, इस बेस पे 3 टाइप की होती है। बाकी मियोसिस होती कैसे है, सब जगह एक ही जैसी होती है, जो आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ाया जाता है। तो अकरेंस के हिसाब से कि मियोसिस कहाँ हो रही है, तो प्लांट में 3 जगह मियोसिस होती है, इसीलिए वो 3 टाइप कहलाते हैं। एल्गी में जाइगोटिक, ब्रायोफाइट, और अभी हम आगे टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, इनमें आएगा स्पोरेडिक जो आप पूछ रहे हैं, और जिम्नो और एंजियो में वो आएगा जो एनिमल्स में होता है, दैट इज गैमेटिक मियोसिस। लिवरवर्ट में सबसे पहले प्लांट बॉडी मींस गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। अब गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो गैमेटोफाइट अभी हमने बताया कि लिवरवर्ट कैसे होते हैं, ये इस तरीके से, जैसे आप अपने बुक में देखोगे तो ये लाइक दिस ऐसे बने होते हैं। और भी आप कोई भी शेप दिए, जैसे लिवर में लोब्स होते हैं ना, वैसे बने होते हैं। आप किसी सरफेस पे देखोगे ना, जैसे ये पेपर क्या है, ये एक पत्थर की सरफेस है ना, ये एक रॉक की सरफेस है। इस पे जब ये लिवर वर्ड ग्रो करेंगे ना, तो ये हाइट में ग्रो नहीं करते, ये सारे डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, जैसे एल्गी ग्रो कर रही थी। तो ये कैसा है, प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस के जैसी है, थैलॉइड, जैसे एल्गी में आपने लिखा था, है ना। अगर थिकनेस आएगी, चपटा होगा, फ्लैट होगा, तो फ्लैट होने में 2 सरफेस बन जाती है, एक होती है डॉर्सल सरफेस और एक होती है वेंट्रल सरफेस। तो थैलॉइड है, कैसी है, डॉर्सी वेंट्रली, डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रली, फ्लैट है, फ्लैटेंड, चपटी है।
हाइट नहीं आएगा, यहाँ पे थिकनेस आएगी, है ना। जैसे प्लांट की हाइट होती है तो वो फ्लैट नहीं कहलाता, है ना, डॉर्सी वेंट्रल नहीं कहलाएगा। हम अगर सीधे खड़े हैं तो हमारी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस नहीं आएगी, हमारा इरेक्ट बॉडी पोस्चर कहलाता है। बट अगर लेटे हुए हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है, ये डॉर्सल सरफेस है हमारी और ये वेंट्रल सरफेस है ना। जैसे हर एक प्लांट या एनिमल के बॉडी एक्सेस होते हैं, तो एक्सेस के हिसाब से लिखा हुआ है कि ये फ्लैट है, इसलिए एक ऊपर सरफेस आती है, एक नीचे आती है, तो डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। थिकनेस आएगी रादर देन हाइट। नॉर्मली ट्री की हाइट होती है, ट्री की थिकनेस नहीं लेते हम, है ना। ट्री चपटा थोड़ा होता है, ट्री तो मोटा होगा। तो टेक्निकली टर्म्स अलग अलग यूज किए जाते हैं। तो इसलिए ये थैलॉइड है, इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है, इसलिए थैलस हो गया। डॉर्सल वेंट्रल सरफेस है तो डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड हो गया। हर बार जाके ये दो में डिवाइड कर जाएगा। जैसे यहां से देखोगे तो ये वाई शेप बन गया, एक इधर है एक इधर है। फिर यहाँ जाके ये एक इधर हो गया एक इधर हो गया, यहाँ आके ये इधर हो गया इधर हो गया, आगे जाके फिर ये दोबारा से बाइफर्केट कर जाएगा। बाइफर्केशन को हमने क्या लिखा था, ब्राउन एल्गी में लिखा था आपको, डाइकोटोमसली ब्रांच। जब दो में डिवाइड करती है कोई भी चीज तो उसे डाइकोटोमस बोलते हैं, है ना, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। और ये है कैसा, ये ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। सर डाइकोटोमसली मींस? डाइकोटोमस का मतलब है बाइफर्केट इनटू टू, ये आगे जाके दो में डिवाइड कर गया। जैसे यहाँ से थैलस हुआ तो ये आगे जाके ये दो में डिवाइड कर गया, फिर यहाँ से आगे जाके ये दो में डिवाइड कर गया, फिर ये आगे जा रहा है और इस पॉइंट पे पहुंचा तो आगे ये दो में डिवाइड कर गया, इस तरीके से। तो जब कोई भी चीज दो में डिवाइड करती है तो उसको डाइकोटोमस बोलते हैं। डाइकोटोमस का मतलब है टू, डिवाइड्स इनटू टू, बाइफर्केट करना। ये जो लाइन मैंने बना दी, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसे मिडरिब बोलते हैं। बीच में प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, जैसे लीफ में मिडरिब होती है, इसी तरीके से ये क्या है, मिडरिब कहलाती है। ग्रीन फोटो, ये पूरा थैलस कैसा होगा, ग्रीन होगा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक होगा, है ना। अब ये तो ऊपर से दिखाई दे रहा है तो राइजोइड्स नहीं होंगे। राइजोइड्स मान लीजिए ये दिखाई दे रहा है तो राइजोइड्स कहाँ होंगे, अगर आप इसको उल्टा करोगे तो यहाँ पे जो मिडरिब आएगी, एक लाइन यहाँ बनी है ये मिडरिब, एक लाइन यहाँ बनी होगी ये मिडरिब। तो मिडरिब में जब नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ से आपको रूट्स के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, तो ये राइजोइड्स होंगे। तो जो लोअर सरफेस है वहां पे आपको मिडरिब पे ही रहे, ऊपर मिडरिब पे राइजोइड्स नहीं आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, है ना, क्योंकि नीचे से ये जुड़ा होगा किसी भी सबस्ट्रेट से, पत्थर के ऊपर है या मान लीजिए किसी और ट्री के ऊपर है, किसी भी सरफेस पे है, तो उस तरीके से अटैच होगा। अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट बाय यूनिसेलुलर। जो राइजोइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि राइजोइड सिंगल सेल के ही होंगे। ये डिफरेंस आएगा क्योंकि मॉसेस में जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो फिलहाल यहाँ राइजोइड्स कैसे हैं, सिंगल सेल के। तो जो लिवरवर्ट्स के राइजोइड होंगे वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर राइजोइड्स। इनकी वजह से ये अटैच है किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर। तो ये याद रखना है, ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो डिप्रेशन है, ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये जो डॉट बना हुआ है, ये जहां से ये दो में डिवाइड किया, ये इनका ग्रोइंग पॉइंट कहलाता है। यहीं से ग्रो करते हैं ये एक्चुअली, इसको हम ग्रोइंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे मेरिस्टम होता है ना हायर प्लांट्स में, रूट मेरिस्टम, शूट मेरिस्टम आप पढ़ते हैं एनाटॉमी में, या फिर मान लीजिए रूट का डायग्राम मार्फोलॉजी में बना हुआ है। तो जैसे रूट का मेरिस्टम होता है, रूट तो एक्चुअली होती है हायर प्लांट्स में, ब्रायोफाइट में कोई रूट तो है नहीं। तो यहाँ इनका ग्रोइंग पॉइंट क्या होता है, ये जो डॉट्स बने हैं वो ग्रोइंग पॉइंट्स कहलाते हैं, यही मेरिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो प्लांट बॉडी के बारे में हो गया। अब क्या आएगा, इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा है वो देखना है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंसेस के हिसाब से देखने हैं ना। ग्रीन फोटोसिंथेटिक है तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो ही गया, तो उसमें तो कोई केस आएगा नहीं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स में कैसे होता है। अब इसमें से भी कैसे होगा, एक तरीका तो क्या है, एक तरीका ये है कि जैसे भी हमने बनाया, ये थैलस बना हुआ है फॉर एग्जांपल, तो होता क्या है कि आगे से तो ग्रो करता जा रहा है, आगे यंग है, पीछे से मैच्योर है।
तो ये पीछे से इसकी डेथ और डिके होती जाएगी और आगे ये ग्रो करता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ओवर मैच्योर हो गया तो ये सूखने लगेगा, यहाँ से सूखते सूखते जैसे वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो 1 से 2 बन गए। तब तक ये वाला आगे ग्रो करके यहाँ बन चुका होगा, ऐसे ये आगे ग्रो करके यहाँ पहुंच चुका होगा। फिर ये डिके होते होते जैसे यहाँ पहुंचा तो ये अलग, ये अलग, ऐसे ही डिके होते होते यहाँ पहुंचा तो ये अलग, ये अलग, पीछे से डेथ होती जाएगी, आगे ग्रो करता जाएगा। लिवर वर्ट के मल्टीप्लाई करने का सबसे कॉमन तरीका यही है ना, इसे बोलते हैं बाई प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे डेथ एंड डिके ऑफ older parts of thallus। थैलस का पुराना हिस्सा धीरे धीरे डेथ होता जाएगा, उसका डिके होता जाएगा और आगे आगे वो ग्रो करता जाएगा। तो ये भी एक तरीका है मल्टीप्लाई करने का। अगर हम खुद तोड़ दें, फ्रेगमेंटेशन तो है ही, और एक तीसरा तरीका भी है बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। कुछ केस में स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में एक दिया है गैमी, एज इन जीनस इज मार्केंशिया। अब गैमी सारे लिवर्ड वर्ड्स में नहीं होगा, केवल मार्केंशिया में होगा, है ना। गैमी क्या है, जैसे आपकी बुक में बना हुआ है, ये थैलस बना है मान लीजिए मार्केंशिया का। अगर ये थैलस है तो फिर थैलस के ऊपर यहाँ पे जैसे मैंने बनाया था ये मिडरिप बन गई। तो इसी मिडरिप के ऊपर कुछ कप के जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, आप चाहे तो एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, होंगे मिडरिप पे, कहीं और नहीं होंगे, है ना। इन कप्स को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं गैमा कप। इन्हीं के अंदर गैमी होती है, हैविंग गैमी। गैमी क्या है, बेसिकली वेजिटेटिव बर्ड के जैसी है। एक गैमा कप में लगभग 6 to 8 होती हैं इन नंबर। एक कप के अंदर 6 से 8 बर्ड है छोटी छोटी, उन बर्ड को नाम क्या दिया गया, उन बर्ड को हमने गैमी बोला। अब जब मान लीजिए एडवर्स कंडीशन आएंगी तो ये पूरा थैलस सूख जाएगा, सारा क्या छूट जाएगा, ये कप के जैसे स्ट्रक्चर छूट जाएंगे, है ना। जैसे ये कप है, ये एक गैमा कप है मिडरिप के ऊपर, तो इसके अंदर आपको ये गैमी दिखाई देंगी ऐसे। ये गैमा कप और ये गैमी। अगर आप एक गैमी को देखोगे तो गैमी ऐसी होती है, बर्ड है। ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल्स हैं इसमें। ये इसका स्टॉक है, ये इसकी बॉडी, एक गैमी का स्ट्रक्चर है। जब एडवर्स कंडीशन होंगी तो ये गैमी डिवाइड करेगी और डिवाइड करके इससे थैलस बन जाएंगे, है ना, जैसे ये स्ट्रक्चर है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब। और गैमी हर जगह नहीं होती, गैमी कहाँ प्रेजेंट है, मार्केंशिया जो एग्जाम्पल है वो याद रखना है। सारे लिवर वर्ड्स में गैमी होती है ऐसा कुछ नहीं है बुक में, मार्केंशिया में गैमी होती है, ये इंपॉर्टेंट। तो मार्केंशिया के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो मिडरिप के ऊपर एक कप के अंदर बनते हैं। ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन जब होगी तो पूरा थैलस ड्राई हो जाएगा, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है गैमा कप, ये छूट जाएगा। फिर एडवर्स कंडीशन पास होकर जब भी मॉइस्चर होगा, जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो यही जो गैमा कप में जो गैमी है 6 to 8 नंबर में जो है, ये डिवाइड करती है और डिवाइड करके जो है वो एक नया थैलस बना देती है ना। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब आप यहीं से लिख सकते हैं, ड्यूरिंग favorable condition they divide and form new gametophyte।
हर गैमी से। अब एक गैमी से दो थैलस बनते हैं, हालांकि कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ये ग्रोइंग पॉइंट होता है और एक ये ग्रोइंग पॉइंट है ना। ये जो डिप्रेशन है वो ग्रोइंग पॉइंट कहलाता है ना। अभी आपको मैंने थैलस में बना के दिखाया। तो वैसे तो क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, बट हायर क्लासेस में होता है कि एक गैमी से कितने थैलस बनेंगे। तो एक थैलस ये ग्रोइंग पॉइंट है, यहाँ से बन जाएगा, एक ये है तो एक इधर बन जाएगा, इस तरीके से। हालांकि आप याद रख सकते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है कि एक गैमी से कितने बनेंगे। गैमी से न्यू गैमेटोफाइट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट। सर नीचे वाली पे। ये चीज हो गई कि लिवर वर्ट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, आपने वो पढ़ लिया। अब लिवर वर्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखें तो कोई चेंज नहीं है। जो भी आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम। ठीक, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम है, सेक्स ऑर्गन है, मेल फीमेल गैमीट्स यानी एंथ्रोजॉइड और एग बनेंगे, और फिर उसके बाद मेल गैमीट फीमेल गैमीट को अप्रोच करेगा, वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन होगा और एक जाइगोट बन के तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ पे आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। चेंजेस फिर भी आएंगे, किस सेंस में आएंगे, क्या दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे हैं या अलग अलग हैं। तो आपकी बुक में लिखा है कि मार्केंशिया डायोशियस है, मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल होता है। मार्केंशिया में मेल थैलस पे बनेगा एंथ्रीडियम और फीमेल पे बनेगा आर्किगोनियम। तो रादर देन टू ऑन द सेम थैलस, टू ऑन टू डिफरेंट थैलाई, दोनों अलग अलग थैलाई पे बनते हैं। जैसे आप प्लांट्स में पढ़ते हो कि यूनिसेक्सुअल प्लांट है या बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं, डायोशियस कंडीशन है या मोनोशियस कंडीशन है। 12th की बुक में भी मार्केंशिया का डायग्राम बना है, और यहाँ 11th की बुक में भी प्लांट किंगडम में भी मार्केंशिया का डायग्राम बना है। मार्केंशिया का मेल थैलस फीमेल थैलस अलग अलग होता है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चेंजेस हैं बस केवल वो चेंजेस कंसिडर कर रहे हैं। क्या क्या चेंजेस आएंगे वो आप लिख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस ये आ गए कि पहला चेंज तो ये कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का है ना। फर्स्ट तो आपको ये देखना है कि यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल को आप क्या बोलते हैं, डायोशियस। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है बोथ द सेक्स ऑर्गन आर ऑन डिफरेंट प्लांट, है ना। अगर दोनों सेक्सेस मेल फीमेल अलग अलग प्लांट पे होते हैं तो उसको यूनिसेक्सुअल या डायोशियस कंडीशन बोलते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये कि प्लांट की जगह थैलस है, तो कई बार इसको बोल दिया जाता है हेट्रो। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, थैलस थैलिक। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, मार्केंशिया। तो मार्केंशिया कैसा है, एक हेट्रोथैलिक ब्रायोफाइट है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोथैलिक ब्रायोफाइट। उन्होंने प्लांट की जगह थैलस वर्ड दे दिया, तो हेट्रोथैलिक का एग्जाम्पल क्या हो गया, मार्केंशिया, क्योंकि मार्केंशिया के मेल और फीमेल थैलस अलग अलग बनेंगे। अगर एक ही बनते तो क्या बनता, बाइसेक्सुअल, फिर ये बन जाता मोनोशियस। एक ही थैलस होता तो होमोथैलिक। एग्जाम्पल कंट्रास्ट की बात है, ऐसे तो एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, बट फिर भी एग्जाम्पल लिखना चाहे तो रिक्सिया, RICCI है। तो रिक्सिया कैसा है, होमोथैलिक ब्रायोफाइट है। मार्केंशिया क्या है, हेट्रोथैलिक ब्रायोफाइट है। मार्केंशिया क्योंकि एनसीईआरटी में है तो एग्जाम में भी यही पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोथैलिक ब्रायोफाइट, तो उसका आंसर हो गया मार्केंशिया। दोनों के डायग्राम बने हुए, सिंपल मीनिंग है कि मेल फीमेल अगर अलग अलग थैलस पे हैं तो हेट्रोथैलिक, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम थैलस पे हैं तो होमोथैलिक। तो एक तो डिफरेंस इस चीज का हो गया कि सेक्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है ना, एक थैलस पे हैं या फिर अलग वो अलग। नीचे के लिए लिख सकती दिख नहीं पाता तो और नीचे। यस सर, हो गया। हो गया। अब दूसरा चेंज क्या आएगा, सेक्स ऑर्गन यूजुअली क्या होते हैं, थैलस के अंदर धसे हुए होते हैं, मतलब आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा। जब आप थैलस का इंटरनल सेक्शन
थैलस का सेक्शन कट करके एनाटॉमी में जैसे स्टडी करते हैं, उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखाई देंगे। लेकिन मार्केंशिया में सेक्स ऑर्गन अलग से दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या है? थैलस के ऊपर एक स्टॉक होता है और उस स्टॉक के ऊपर बनते हैं। तो ये भी डिफरेंस आ गया एक, है ना। एक तो डिफरेंस अकरेंस का था, दूसरा डिफरेंस किसका आएगा? दूसरा डिफरेंस इस बात का आ जाएगा कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर एम्बेडेड, धसे हुए, इन थैलस। जैसे एग्जांपल रिक्सिया, बाहर से नहीं दिखाई देगा, सेक्शन कट करके देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है जो एनसीईआरटी में कि दे आर प्रोजेक्टेड, बाहर की तरफ होंगे, एरियली, हवा में, बाय द स्टॉक। अब इसका एग्जांपल मार्केंशिया आएगा। अब क्योंकि मार्केंशिया में थैलस भी अलग अलग है, सेक्स ऑर्गन भी अलग अलग हो गए, तो स्टॉक भी अलग अलग हो जाएंगे, है ना। मेल स्टॉक N3DO4, आप चाहे तो एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, उससे देख सकते हैं। N3DO को बियर करने वाला क्या बनेगा? N3DO4। ऐसे फीमेल स्टॉक होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम होता है, तो ये आर्कीगोनियो4। एज इन मार्केंशिया। तो एक ये डिफरेंस हो गया कि सेक्स ऑर्गन एम्बेडेड है या एरियली प्रोजेक्टेड है, एरियली बोर्न ऑन द स्टॉक कॉल्ड N3DO4 एंड आर्कीगोनियो4, है ना। और एक ये कि ये दो थैलस हैं और ये एक ही थैलस है, हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक, स्टॉक्ड सेक्स ऑर्गन एंड अनस्टॉक मान लीजिए, या एम्बेडेड सेक्स ऑर्गन, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, बाकी डिफरेंस नहीं आएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। सेक्स ऑर्गन जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, है तो वही N3D आर्कीगोनिया, गैमीट्स वही बनने हैं, एंथ्रोजॉइड एग, एंथ्रोजॉइड क्योंकि मोटाइल है इसलिए वो मूव करके एग के पास जाएगा, फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा, उन सब में कोई चेंज नहीं है। जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए, एक सेक्स ऑर्गन किस थैलस पे है, एक पे है या दो अलग अलग थैलस पे है, और दूसरा सेक्स ऑर्गन थैलस के अंदर धसे हुए हैं या हवा में है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हवा में तो रुकेंगे नहीं, कोई स्टॉक होगा जो उन्हें ऊपर लेके जाएगा। तो इनका डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लीजिएगा। N3DO4 और आर्कीगोनियो4 दो अलग अलग थैलस को बना के देखा। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, तो हमें बाकी चेंजेस है नहीं तो पढ़ने नहीं है। अब जाइगोट की बात करते हैं, स्पोरोफाइट में क्या चेंजेस आएंगे। अब स्पोरोफाइट 2N, है ना। अगर हम चेंजेस को देखें तो हमने स्पोरोफाइट में अभी जर्नल क्या पढ़ा? जर्नल ये पढ़ा कि जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट। जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करके फुट सीटा कैप्सूल वाला मैच्योर स्पोरोफाइट बनाएगा, जो पैरेंट गैमेटोफाइट पर न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होंगी, जिनमें मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे, कैप्सूल बर्स्ट होगा, स्पोर सॉइल में गिर के जर्मिनेट करके नया थैलस बनाएंगे। ये सारी बातें हमने स्पोरोफाइट के लिए अभी पढ़ी। अब इस सारी बातों में चेंजेस या कोई इंपॉर्टेंट बात है लिवर वर्ड के लिए स्पेशल, तो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया लेकिन है। ऐसा नहीं है कि फुट सीटा कैप्सूल वाला स्पोरोफाइट एकदम से बन जाएगा, क्योंकि एल्गी में तो कोई स्पोरोफाइट ऐसा नहीं था, और ब्रायोफाइट में सबसे पहला ग्रुप क्या है? लिवर वर्ड। और लिवर वर्ड अगर एल्गी से बने तो जिस ग्रीन एल्गी में स्पोरोफाइट एक सेल का था, तो लिवर वर्ड में इतनी सारी सेल्स अचानक से तो नहीं आ जाएंगी। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर हम रिक्सिया मार्केंशिया को कंपेयर करें तो रिक्सिया के जो स्पोरोफाइट है उसमें फुट और सीटा होता ही नहीं है, केवल कैप्सूल होता है। कैप्सूल तो चाहिए बिकॉज कैप्सूल में ही स्पोर मदर सेल होगी, उन्हीं में मियोसिस होकर स्पोर बनेंगे, तो कैप्सूल तो ऑलवेज प्रेजेंट है। लेकिन फुट और सीटा रिक्सिया में नहीं होते, मार्केंशिया में फुट सीटा कैप्सूल प्रॉपर है। तो एक डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाएगा इन रिक्सिया। हालांकि रिक्सिया हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रिक्सिया एनसीईआरटी में तो है नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिक्सिया में चेंजेस हैं। ये चेंजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट।
मतलब फुट एंड सीटा एब्सेंट। जबकि मार्केंशिया में तीनों चीजें, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ऑल आर प्रेजेंट। और कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। बाकी कोई चेंज इंपॉर्टेंट नहीं है ना, है ही नहीं एक्चुअली। कैप्सूल दोनों जगह बर्स्ट करेगा। कैप्सूल को बर्स्ट करने के अलग अलग मेथड है, हमें उतना डिटेल में पढ़ना ही नहीं है एक्चुअली। तो कैप्सूल जब बर्स्ट कर जाएगा तो बस ये पता है कि दोनों रिलीज हो जाएंगे, मतलब जो स्पोर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। स्पोर जर्मिनेट करेंगे, जहाँ फेवरेबल कंडीशन मिली वहीं पे वो जर्मिनेट करके एक नया थैलस बना देंगे। तो उन सब में कोई डिफरेंस आएगा नहीं है। ये आपको लिवर वर्ट के जो फीचर्स हैं वो याद रखने हैं। अब अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में बेसिकली लिवर वर्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है दैट इज मार्केंशिया, वही इंपॉर्टेंट हुआ। मार्केंशिया में गैमी भी है, मार्केंशिया हेट्रोथैलिक भी है, मार्केंशिया में स्टॉक्ड सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, और मार्केंशिया के स्पोरोफाइट में फुटसीटा कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। चारों पॉइंट्स में जो सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल था हमारे लिए वो मार्केंशिया निकल के आया। एग्जाम्पल अगर आप अलग से लिखें तो भी वही लिखेंगे, रेक्सिया मार्केंसिया बार बार लिख ही रहे हैं। आपको अगर लिखना है कि लिवर वर्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो लिवर वर्ट में बस ये याद रख लीजिए, एक रेक्सिया, बाकी आपकी बुक में जो बना है वो मार्केंशिया बना हुआ है। एक तीसरा लिखना है तो पोरेला। ये सब लिवर वर्ट है, हालांकि इनमें से मार्केंशिया ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये पहला ग्रुप हो गया हमारा लिवर वर्ट है। अब हमें नेक्स्ट ग्रुप पढ़ना है मॉस, सेकंड क्लास। हटा दो पेज। यस सर। Mosses and same gametophyte and sporophyte। पहले गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। अब जैसे गैमेटोफाइट कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, स्पोर से, है ना। कैप्सूल मदर सेल्स, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल है, मियोसिस के बाद स्पोर्स बन गए। स्पोर हमने लिखा कि वो गैमेटोफाइट की पहली स्टेज है। अब मॉसिस के अंदर जो गैमेटोफाइट है बेसिकली वो दो स्टेजेस में होता है। एक यंग गैमेटोफाइट कहलाता है, जुवेनाइल, और एक मैच्योर गैमेटोफाइट बनता है ना। लिवर वर्ट में ऐसा नहीं है। लिवर वर्ट में क्या है कि जो यंग है वो छोटा है, जो मैच्योर है वो बड़ा हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मॉसिस में अलग अलग चेंजेस हैं। जो यंग है वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा जैसे एल्गी ग्रो करती थी, और जो मैच्योर है वो वर्टिकल ग्रो करेगा जैसे हायर प्लांट्स ग्रो करते हैं, ऊंचाई में ग्रो करेगा। तो इसलिए दो स्टेजेस दी गई कि जो गैमेटोफाइट है वो 2 स्टेजेस में होगा। अब स्टेजेस क्या है, जैसे मान लीजिए ये स्पोर है एन, ठीक। अब क्या होगा, ये स्पोर जर्मिनेट करेगा। मान लीजिए ये जर्मिनेट कर गया, स्पोर का जर्मिनेशन हो गया। तो जब शुरू में जर्मिनेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, मल्टी सेल्यूलर है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, सब कुछ है। ये क्या है, दिस इज ए, इसे बोलते हैं प्रोटोनिमा। प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, नीमा का मतलब होता है थ्रेड। तो प्रोटोनिमा क्या है, दिस इज यंग या जुवेनाइल स्टेज। ये है कैसी, ये प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट का मतलब हॉरिजॉन्टल।
बट ग्रीन फोटोसिंथेटिक है। तो एक तो ऐसा है, और एक स्पोर से अगर एक प्रोटोनिमा बना तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, बट ये दिस इज कॉल्ड जुवेनाइल स्टेज, सर हॉरिजॉन्टल थोड़ा ग्रोथ, नीचे कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का है। अब इस पे क्या होगा, जब ये प्रोटोनिमा का टाइम पूरा हो जाएगा तब इसके लास्ट में जो भी है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस। ये था प्रोटोनिमा, यहाँ ये राइजोइड्स बन गए, यहाँ से ये एक्सिस बनना शुरू हुआ, और एक्सिस बनने के बाद यहाँ पे लीफ बन गई, लीफ का बंच बनता है पूरा। तो ये हो गए राइजोइड्स, ये एक्सेस, और ये लीफ। ये क्या है, दिस वन, ये बी है, इसको बोलते हैं मैच्योर इरेक्ट लीफ वाला है, लीफी गैमेटोफाइट। ये इरेक्ट है, मैच्योर है। एक तो प्रोटोनिमा होता है और एक लीफी इरेक्ट होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो गैमेटोफाइट दो स्टेजेस में हो गया। पहले स्पोर से क्या बनेगा, पहले स्पोर से बनेगा हॉरिजॉन्टल स्टेज तो का आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। पहले क्या बनेगा, पहले स्पोर से बनेगा प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा कैसा है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का, एक सीधा ग्रो करने वाला थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। और फिर उसके बाद लास्ट में उसी पे एक बड़ा सा इरेक्ट पोस्चर का सीधा खड़ा हुआ एक गैमेटोफाइट बन जाएगा, जो मैच्योर गैमेटोफाइट कहलाएगा। तो क्योंकि दो गैमेटोफाइट बन रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि गैमेटोफाइट के दो स्टेजेस हैं, एक इरेक्ट दैट इज कॉल्ड लीफी इरेक्ट टाइप बोलते हैं उसे, या लीफी गैमेटोफाइट बोलते हैं, उसमें लीफ होती है ना। हालांकि लीफ ये अगर देखा जाए कि मैच्योर लीफ मतलब जो आपने बनाई गैमेटोफाइट में, और जो नॉर्मली लीफ आप पढ़ते हैं स्पोरोफाइट में, उन दोनों में डिफरेंस केवल यही इसी बात का आएगा कि लीफ तो ब्रायोफाइट में भी है बट ये गैमेटोफिटिक है, और लीफ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी आएंगी बट वो सब स्पोरोफिटिक होंगी। तो दोनों में क्रोमोसोम नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, एक हैप्लॉइड लीफ होंगी और एक डिप्लॉइड लीफ होंगी। नॉर्मली आप समझते हैं कि लीफ कहाँ है तो लीफ कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, लेकिन कभी आ जाए कि हैप्लॉइड लीफ कहाँ होती है, गैमेटोफिटिक लीफ कौन सी है, तो उसका आंसर होगा मॉस। मॉस में आपको गैमेटोफिटिक लीफ मिल जाएगी। यहाँ गैमेटोफाइट पे लीफ है, जबकि आगे आने वाले ग्रुप्स में टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में उनके स्पोरोफाइट के ऊपर लीफ आएगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आ जाएगा। तो गैमेटोफाइट के हिसाब से आपको ये चेंजेस याद रखने हैं मॉस में, है ना, कि एक पहले एल्गी के जैसा बनेगा, इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है तो ये कैसा हो गया, थैलॉइड हो गया। और एल्गी भी हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है, लेकिन नॉर्मली प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, वर्टिकल ग्रो करते हैं। तो पहले एक हॉरिजॉन्टल स्टेज आएगी, बाद में एक वर्टिकल स्टेज आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मॉसेस के गैमेटोफाइट को पढ़ते हैं। अब अगर आप देखें कि मॉसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में चेंजेस क्या क्या आएंगे, नॉर्मली एक स्पोर से एक प्रोटोनिमा बना और लास्ट में जाके एक प्लांट बन गया। अगर एक से एक बना तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब एक से आप 10 बनाए या 2 बनाए या 4 बनाए, जो भी। तो होता क्या है कि जैसे ये प्रोटोनिमा है तो प्रोटोनिमा में जगह जगह पे क्या होता है, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, उन्हें एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं, है ना। एडवेंटिशियस का मतलब होता है अदर देन ओरिजिन। बर्ड का ओरिजिन कहाँ होना चाहिए, लीफ में, लेकिन यहाँ बर्ड किसमें प्रेजेंट है, प्रोटोनिमा में। तो प्रोटोनिमा में अगर बर्ड्स होती हैं तो उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। और अगर वो बर्ड ग्रो कर जाएं तो फिर उन बर्ड से भी अलग अलग प्रोटोनिमा बनना शुरू हो जाएंगे। फिर जितने प्रोटोनिमा बनेंगे उतने आगे जाके प्लांट भी बनेंगे। तो अगर एडवेंटिशियस बर्ड्स डिवाइड करके ग्रो करती हैं तो उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर एक से एक ना बन के एक से जितनी बर्ड होंगी उतने प्लांट बन जाएंगे।
तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन में काउंट करेंगे। ये कैसे होगा? पहला मेथड क्या है? बाई एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन प्रोटोनिमा। इसको कई बार बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा, मतलब ये प्राइमरी है तो उस पे जो अब प्रेजेंट है वो क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी। एक तरीका तो ये है ना, जैसे ये आप चाहे तो यहाँ बर्ड्स बना भी सकते हैं, ये छोटी छोटी बर्ड्स हैं। अगर ये बर्ड्स डिवाइड करके ग्रो कर जाएं, मान लीजिए मैंने 6 बना दी और ये तो लास्ट में प्लांट बनने ही वाला है, तो ये सारी बर्ड्स भी आगे जाके प्लांट बनाएंगी, तो जितनी बर्ड उतने प्लांट, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मॉसेस के लिए जो कॉमन वे है मल्टीप्लिकेशन का वो क्या है? या तो दिया होगा आंसर सेकेंडरी प्रोटोनिमा या दिया होगा एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन प्रोटोनिमा। आप अगर ये सेकेंडरी है तो चाहे तो आप इसे प्राइमरी बोल सकते हैं, हालांकि एक ही प्रोटोनिमा है तो प्राइमरी सेकेंडरी मैटर नहीं करता। अगर दूसरा वाला सेकेंडरी है तो डेफिनेटली पहला वाला प्राइमरी होगा। इस प्रोटोनिमा पे अगर बर्ड्स हैं तो उनसे रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा इस फिगर में तो नहीं दिखा सकते, बट बाई एडवेंटिशियस ट्यूबर हो सकते हैं। ट्यूबर्स फिलहाल इसमें तो नहीं है, आपके ग्रुप में तो नहीं आएगा, यहाँ जो डायग्राम बना उसमें तो नहीं दिखा सकते, बस आप लिख लीजिए कि बाई एडवेंटिशियस ट्यूबर भी हो सकता है। तो 2 मेथड है जिनसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन। फिर अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली यहाँ पे भी अगर सिचुएशंस देखिए तो, क्योंकि मॉस में तो आपकी बुक में जैसे फ्यूनेरिया का डायग्राम बना है और हमने इसी डायग्राम से शुरुआत की थी कि फ्यूनेरिया में 2 ब्रांचेस होती है, एक स्मॉल ब्रांच है मेल ब्रांच, एक लार्जर फीमेल ब्रांच है। फिर यहीं पे आर्किगोनियम में एग, यहीं से फुट सीटा कैप्सूल, जो भी मैंने स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में डायग्राम बनाया था वो फ्यूनेरिया का ही बनाया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी है वो बेसिकली फ्यूनेरिया के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू फ्यूनेरिया। अगर कभी पूछा भी जाए कि फ्यूनेरिया में क्या होता है तो इसका मतलब वही है जो आपको मॉस में पढ़ाया गया, मतलब मॉस में जो पढ़ाया जा रहा है वो बेसिकली फ्यूनेरिया का पढ़ाया गया, यही मानना होता है ना। क्योंकि हम क्लास का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, मान लीजिए आपसे पूछा जाए मार्केंशिया में क्या होता है, तो जो लिवर वर्ट में पढ़ाया गया आपको वो बेसिकली मार्केंशिया का ही पढ़ाया गया, नहीं तो बता दिया जाएगा कि मार्केंशिया में ये होता है और इक्सिया में ये होता है। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पढ़ाया जाता है वो आपको फ्यूनेरिया का ही पढ़ाया जाता है। तो फ्यूनेरिया के रिस्पेक्ट में याद रखना है कि फ्यूनेरिया कैसा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूनेरिया के रिस्पेक्ट में अगर आप पढ़ोगे तो फ्यूनेरिया कैसा होता है? फ्यूनेरिया बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल को आप क्या बोलते हैं? मोनोशियस। हैविंग शॉर्टर मेल एंड लॉन्गर फीमेल ब्रांच। फिक्स है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि फ्यूनेरिया में 2 ही ब्रांच होती है, मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच। एक छोटी वाली मेल ब्रांच है और बड़ी वाली जो लॉन्ग है वो फीमेल ब्रांच। बाकी सेक्स ऑर्गन और उन सब के जो भी जर्नल में हमने पढ़ा था उन सब में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो मैटर ही नहीं करता। कैप्सूल जो आपने बनाया था डायग्राम फुट सीटा कैप्सूल का, वो तो बनाया ही फ्यूनेरिया का था। बेसिकली आपने जो ये लिखा था अभी स्पोरोफाइट में, ये सब तो फ्यूनेरिया का ही तो है, नीचे लिखा हुआ है। तो हमने जो भी कुछ यहाँ पढ़ा वो सब फ्यूनेरिया का ही पढ़ा था। याद रखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूनेरिया ही दिया है, स्पोरोफाइट में कोई चेंज आएगा नहीं। एक क्वेश्चन स्पोरोफाइट में आपको कहीं मिल जाए तो आप चाहें तो याद कर लीजिएगा। फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल जब बर्स्ट होता है ना, तो कैप्सूल के बर्स्ट करने के लिए जो रीजन है वो पेरिस्टोम टीथ कहलाते हैं, है ना। सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल, डेहिसेंस का मतलब है फटना, तो कैप्सूल को फटने में रोल प्ले करते हैं, है ना। स्पोरोफाइट में सेम, मैं लिख दे रहा हूँ, फुट सीटा एंड कैप्सूल आर प्रेजेंट।
तीनों चीजें होती हैं। बाकी कैप्सूल में स्पोर मदर सेल स्पोर और दोबारा से पहले प्रोटोनिमा बनेगा फिर लीफी इरेक्ट बनेगा, ये तो सब सेम हो जाएगा। डेहिसेंस याद रख लीजिएगा, डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल इज बाय पेरिस्टोम टीथ। ये पुराना क्वेश्चन होगा इसलिए मिलेगा आपको। ये 16 आउटर होते हैं, 16 इनर होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में टीथ हैं, अपर लोअर हैं, अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16, 32 दांत हैं। ऐसे ही फ्यूनेरिया के कैप्सूल में कुछ टीथ होते हैं, वो अपर लोअर ना होके अंदर बाहर होते हैं। दो रिंग होती है, एक बाहर वाली रिंग 16 की है, एक दूसरी। जैसे कैप्सूल का माउथ होगा तो कैप्सूल के माउथ में बाहर की तरफ 16 है और अंदर की तरफ 16 है। ये बेसिकली पानी को जब एब्जॉर्ब करते हैं ना तो फूलते हैं, फूलेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो कैप्सूल खुल जाएगा, और जब कैप्सूल खुल जाएगा तो अंदर से जो स्पोर्स है वो बाहर निकल जाएंगे। तो पुराने क्वेश्चंस में क्योंकि कैप्सूल का स्ट्रक्चर कभी सिलेबस में था तो इसलिए वहां पे ये पढ़ाया जाता है कि पेरिस्टोम टीथ कितने होते हैं। तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि मॉसेस में पेरिस्टोम टीथ होते हैं, यानी फ्यूनेरिया में होते हैं। नंबर में 32 हो गए, 16 अंदर है 16 बाहर है, और ये डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल के लिए रिस्पॉन्सिबल। इतना ही बस आपको इसमें पढ़ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में स्फेगनम के बारे में दिया होगा, मैंने टर्न कर दिया है, बाकी क्लास का टाइम तो आपका हो ही गया, बट फिर भी आप लास्ट लाइन है लिख लीजिएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड एग्जाम्पल। तो इसमें एक स्फेगनम आपको याद रखना है। फ्यूनेरिया तो एग्जाम्पल हो ही गया, इसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है नहीं। दूसरा आपकी बुक में जो डायग्राम बना है वो स्फेगनम का बना है। इसको पीट या बॉग मॉस कहते हैं। डिटेल में बाद में लिख दूंगा, नहीं तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। पीट इसलिए क्योंकि पीट है ना, पीट। हाँ, नथिंग। पीट इज स्लो डिकम्पोजिंग, धीरे धीरे डिकम्पोज होती है। बॉग मॉस भी कहते हैं, एसिडिक नेचर की होती है, तो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा तो इसको पैकिंग मटेरियल की फॉर्म में यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेलिकेट स्ट्रक्चर है, जैसे एक लाइव प्लांट है, आपने बैंगलोर की नर्सरी से कोई प्लांट ऑर्डर किया दिल्ली में, तो 48 घंटे मान लीजिए अगर लग रहे हैं, तो 48 घंटे से पानी कौन देगा? पैकेट तो बंद होके आता है, पूरा पार्सल तो पैक होके आएगा। तो क्या करते क्या है उसमें कि जो पॉट होगा उस पॉट में ऊपर क्या कर देते हैं, ये मॉस सूखी हुई होती है उसको भर देते हैं गीला करके। इसमें एब्जॉर्प्टिव पावर है, तो ये वाटर को इम्बाइव करके रख लेगी अपने पास। धीरे धीरे पानी जो है वो रूट्स जो प्लांट होगा उसको एक्वायर कर लेगी। बाद में चाहे तो हटा दीजिए या लगी रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिकम्पोज होकर न्यूट्रिशन ही देगी, डिकम्पोजिशन के बाद मिनरल्स ही बनेंगे और मिनरल्स प्लांट यूज कर लेंगे। या आप जानते हो मॉस में स्टिक लगी होती है, उसमें मनी प्लांट को हम एक स्टिक पे ग्रो करते हैं। बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, बीच में एक मोटी सी स्टिक होती है, उसके चारों तरफ उसे ग्रो कराया जाता है। तो उस स्टिक को भी हम नर्सरी में मॉस स्टिक बोलते हैं। तो उसमें जो सूखा हुआ ब्राउन कलर का मटेरियल है वो ड्राइड स्फेगनम होता है। जब आप स्टिक पे पानी देते हो तो पानी से वो मॉस गीली होके पानी को सोख लेगी, फूल जाएगी थोड़ी सी। मीनवाइल जो रूट मनी प्लांट की है वो पानी को एब्जॉर्ब करती रहेंगी और धीरे धीरे डिकम्पोज होगी, तो न्यूट्रिशन भी जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसको मिलता रहेगा। केवल इस स्फेगनम की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी में लाइन है, ट्रांसशिपमेंट या पैकिंग मटेरियल की फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप टेरिडोफाइट, अगली क्लास में परसों। फिलहाल आप ब्रायोफाइट के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। Okay, बेटा, थैंक्स टू ऑल।